हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने राइस का जनरल क्लासिफिकेशन, बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन और ग्रोथ स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। अब राइस के पार्ट 2 में हम सॉइल रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, कल्टीवेशन मेथड्स और राइस की कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन, ग्रोथ स्टेजेस इनको कवर कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट की तरफ। पैडी कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सोइल है वो क्ले और क्ले लूम है। और राइस एक सबमर्ज्ड कंडीशन में ग्रो किया जाता है क्योंकि एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है। और जो आइडियल पीएच सोइल का होना चाहिए पैडी कल्टीवेशन के लिए वो 4 to 6 होना चाहिए। अब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो पैडी के लिए रिक्वायर्ड होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और 100 से 150 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल रिक्वायर होती है। अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ब्लूमिंग के टाइम पे 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है। पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, राइपनिंग के टाइम पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और जनरल जो ग्रोइंग पीरियड पे एवरेज टेम्परेचर होता है वो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम पैडी के सोइंग टाइम के बारे में बात करते हैं। तो जो पैडी की सोइंग है वो कौन कौन से सीजन में की जाती है? ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। ऑटम को हम खरीफ बोल देते हैं, विंटर को हम रबी सीजन बोलते हैं, स्प्रिंग को हम समर सीजन बोलते हैं। तो जो इनके लोकल नेम क्या होते हैं वो होते हैं ओस, अमन एंड बोरो। जो ओस राइस है उसे हम ऑटम सीजन में ग्रो करते हैं, अमन राइस को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और बोरो राइस को हम स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं। तो इसका सोइंग टाइम क्या हो जाता है? ओस का सोइंग टाइम होता है मई से जून, अमन का सोइंग टाइम होता है जून से जुलाई और बोरो का सोइंग टाइम होता है दिसंबर से जनवरी। और इसी के अकॉर्डिंग इनका हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है। जो ओस वर्ड है वो एक बंगाली वर्ड से डिराइव्ड है, आशु, जिसका मतलब होता है अर्ली। और जो अमन वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है। तो और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे सिर्फ खरीफ क्रॉप ली जाती है पैडी की, और जो ईस्टर्न रीजन है उसमें 2 क्रॉप्स ली जाती हैं पैडी की इन ईयर। फिर हम बात करते हैं कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में। तो पैडी के 2 कल्टीवेशन मेथड्स हैं, ड्राई कल्टीवेशन और वेट कल्टीवेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई कल्टीवेशन के बारे में, जिसे हम ड्राई सीडिंग भी बोल देते हैं। जो ड्राई कल्टीवेशन है वो सिर्फ अपलैंड एरियाज में किया जाता है। अपलैंड एरिया में क्या होता है ना, जो क्रॉप होती है वो रेनफॉल पर डिपेंड होती है वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। और अब तो साउथ वेस्ट मानसून रीजन में सोइंग मई जून में की जाती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून रीजन में सोइंग सितंबर में की जाती है। फिर अगर हम सोइंग मेथड्स की बात करें ड्राई और सेमी ड्राई एरियाज में, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग। फिर हम अगर सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? सीड रेट 60 से 100 kg पर हेक्टेयर और ड्रिलिंग में होता है 30 से 50 kg पर हेक्टेयर। फिर हम आते हैं बेड कल्टीवेशन पे, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग भी बोलते हैं। ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं ना कि हम सबसे पहले पडलिंग करते हैं। पडलिंग हमने जैसे पीछे पढ़ा था ना कि इंटेंसिव टिलेज की जाती है सैचुरेटेड फील्ड में। तो ये पडलिंग है ना तब की जाती है जब फील्ड में 5 to 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होता है। ठीक है। पडलर की हेल्प से की जाती है। और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पडलिंग के? पडलिंग से ना एक इम्परवियस लेयर क्रिएट हो जाती है फील्ड में जो डीप परकोलेशन लॉसेस को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है हमारी सोइल की वो इंक्रीज हो जाती है, वीड्स किल करती है। ठीक है। और पडलिंग की हेल्प से क्या होता है कि जो मड होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, जिससे ट्रांसप्लांटिंग भी इजी हो जाती है। और ये अब हम डिस्कस करते हैं नर्सरी रेजिंग। 3 टाइप की नर्सरी है जो पैडी की कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है, ड्राई नर्सरी, वेट नर्सरी और डेपोक मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई नर्सरी के बारे में।
ड्राई नर्सरी इज फॉलोड इन रीजन ऑफ अश्योर्ड वाटर सप्लाई थ्रू रेनफॉल। तो यहाँ पे कोई पडलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल होती है सिर्फ वहीं पे ड्राई नर्सरी को फॉलो किया जाता है। और जो सीड रेट होता है ड्राई नर्सरी में वो 2.5 से 3 kg सीड पर 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया सफिशिएंट होता है। फिर हम बात करते हैं वेट नर्सरी के बारे में। वेट नर्सरी इज फॉलोड इन इंडिया under irrigated conditions. So, seedling are ready for transplanting in very short period in wet nursery, that is 20 to 25 days. एंड जो सीड रेट होगा वेट नर्सरी का वो सेम होता है ड्राई नर्सरी में भी। फिर अगर हम बात करें डेपोग मेथड के बारे में, तो ये एक फिलीपींस मेथड है और ये फर्स्ट इंडिया में फर्स्टली अडोप्टेड किया गया था आंध्र प्रदेश के फार्मर्स से, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है ना, डेपोग मेथड में इसमें हम एक कंक्रीट फ्लोर बनाते हैं जिस पे हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं। रेज्ड बेड इसमें यूज़ किया जाता है और कवर किया जाता है पॉलीथीन और बनाना लीव्स से। और डेपोग मेथड को ना हम सिर्फ वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मतलब वाटर सप्लाई है वो अश्योर्ड है, और इसमें बहुत जल्दी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, क्योंकि जो सीडलिंग्स है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है विद इन 11 to 14 डेज आफ्टर सोइंग। और जो डेपोग मेथड का सीड रेट होता है वो 45 से 60 kg पर हेक्टेयर होता है। जो ट्रांसप्लांटिंग है खरीफ में वो कब की जाती है, जो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई होता है वो बेस्ट टाइम होता है खरीफ सीजन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और रबी सीजन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बेस्ट होता है। और जो एज है सीडलिंग की वो खरीफ में कब करते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग, जब सीडलिंग 20 से 25 डेज ओल्ड होता है, और रबी में जब सीडलिंग 30 से 40 डेज ओल्ड होता है तो हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और जो स्पेसिंग है वो पैडी में जनरली फॉलो की जाती है 20 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सीडलिंग पर हील कितने होते हैं, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है उनके लिए 2 to 3 सीडलिंग पर हील, और हाइब्रिड्स के लिए 1 to 2 सीडलिंग्स पर हील। और जो डेप्थ रखी जाती है सीड की ट्रांसप्लांटिंग टाइम, सीडलिंग की डेप्थ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। या फिर हम कह सकते हैं मतलब ट्रांसप्लांटिंग हम कब करते हैं, जब हमारा जो 4 to 5 लीव स्टेज आती है ना, और या फिर जो हमारी सीडलिंग है उसकी हाइट 15 to 20 सेंटीमीटर होती है, तो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज डिस्कस करेंगे पैडी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ राइस कौन सी थी, TN1, ठीक है। ये डेवलप की गई थी ताइवान में 1965 में। फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्राफ्ट वैरायटी कौन सी थी, IR8, जिसको हम मिरेकल राइस भी बोल देते हैं, और ये रिलीज की गई थी RRI से 1966 में। फिर आती है फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग वैरायटी जो कि है जया, इसको हम मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, और ये किससे डेवलप हुई थी, क्रॉस बिटवीन TN1 एंड TN141, और इसको डेवलप किया था डॉक्टर शास्त्री ने 1968 में। फिर म्यूटेंट वैरायटी तो वो है जगन्नाथ। फिर आती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट, तो वो है TKM6 और अजय, ठीक है। जो TKM6 है वो स्टेम बोरर से भी टॉलरेंट है। फिर है सैलिनिटी टॉलरेंट, तो वो है जैसे कि IR8, दामोदर, लूनिसरी, ये सब वैरायटीज़ हैं जो सैलिनिटी टॉलरेंट है। फिर बात करते हैं फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया, तो वो MGR1 है, जिसको हम पहले CORH1 भी बोलते थे, और ये डेवलप हुआ था TNU से। तो अभी तक हम पैडी के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस, ग्रोथ स्टेजेस, सोइल रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सम इम्पोर्टेंट